बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग सारे अपने घरों में बिल्कुल खैर व आफ़ियत के साथ होंगे। और आज हम बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 1 में जो हमारा टॉपिक है, जो आज हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन है, वो होगा हाइपोथेसिस एंड देन इसके बाद कुछ बातें हम करेंगे डिडक्शंस के बारे में, कुछ बातें एक्सपेरिमेंटेशन के बारे में, और देन थ्योरी एंड सबसे लास्ट में साइंटिफिक लॉज। दोस्तों, अगर मैं एक बात आपके सामने दोहराता चलूं कि लास्ट लेक्चर में जो आपने बातें पढ़ी, बायोलॉजिकल मेथड के स्टार्ट वाले कुछ पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए थे, जिसमें हमने पहले बायोलॉजिकल मेथड की डेफिनेशन और उसके बाद बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के हवाले से बात की। फिर हमने ऑब्जर्वेशंस क्या हैं, उनकी टाइप्स क्या हैं, उनके बारे में हमने बात की, और थ्योरी के हाइपोथेसिस के हवाले से हमने बात की। ऑब्जर्वेशन से जब हाइपोथेसिस को बनाया जाएगा तो उसके हवाले से भी हमने बात की। अच्छा, हाइपोथेसिस बनाने के दौरान जो रीजनिंग्स इस्तेमाल होती हैं, जिनमें डिडक्टिव रीजनिंग और इंडक्टिव रीजनिंग्स, इनके बारे में जो बातें थीं वो लास्ट टाइम हमने डिस्कस की। अभी इसी हाइपोथेसिस को लेकर कुछ एक दो बातें ऐसी जो हमने लास्ट वाले लेक्चर में डिस्कस नहीं की थी, आइए आज पहले उनके बारे में बात हो जाए। देन हम हाइपोथेसिस से एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे और डिडक्शंस और एक्सपेरिमेंटेशंस की तरफ जाएंगे। तो आज हम पहले देखते हैं कि हाइपोथेसिस की वो कौन सी बातें जो हमारी अभी रहती हैं। देखिए, कहा यह जाता है कि हाइपोथेसिस को बनाने का बुनियादी जो तरीका वो तो वही है जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया कि ऑब्जर्वेशन से हाइपोथेसिस बनाया जाए। लेकिन हाइपोथेसिस बनाने के दौरान कभी कभार जो हमारे बायोलॉजिस्ट्स होते हैं वो ऑब्जर्वेशंस के अलावा कुछ दूसरे तरीके भी इस्तेमाल करते हैं, सम अदर वेज। वो दूसरे तरीके कौन से हैं, आइए मैं इनके बारे में आपसे डिस्कस करता हूँ। उनमें से एक बात है, पहला पॉइंट है, इसको हम इंट्यूशन का नाम देंगे। इंट्यूशन भी कहते हैं या इसको हम इमेजिनेशन का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। इंट्यूशन का मतलब है, लफ्ज़ी मतलब अगर आप देखें, लुगत में आप देखें तो इसका मतलब है इल्हाम, और इमेजिनेशन का मतलब है तख़य्युलात। अब तख़य्युलात उर्दू में लिखना थोड़ा मुश्किल लग रहा है जी मुझे। ये तख़य्युलात यानी बाज़ दफ़ा हमारे जो बायोलॉजिस्ट हैं वो इल्हाम। अब इल्हाम का जो मतलब है वो भी शायद आप दोस्तों को ना मालूम हो। कभी कभार हमारे जो बुज़ुर्ग हैं उनको बैठे बिठाए किसी बात के बारे में कहते हैं, कुदरती तौर पे कोई ख़याल जहन में आ जाए, उन्हें लगे कि ये जो आइडिया, ये जो बात मेरे जहन में अभी आई है, वो समझते हैं कि ये कुदरत की तरफ से अता करदा बात है, एंड माइट बी यही बात किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो, तो वो उस आने वाले ख़याल को बुनियाद बनाकर भी बाज़ दफ़ा हाइपोथेसिस को डिज़ाइन करते हैं। जबकि ये बात है तो नॉन साइंटिफिक, इसका कोई साइंटिफिक लॉजिक तो नहीं है, लेकिन फिर भी ये वो तरीका है जो कभी कभार हमारे बायोलॉजिस्ट इस्तेमाल करते हैं। अब इससे आगे बढ़ते हैं। इसी तरह इमेजिनेशंस हैं, तख़य्युलात है, ख़याल में आने वाली बात। एक सेकंड पॉइंट है इसमें, इसको हम नाम देते हैं एस्थेटिक प्रेफरेंसेस का नाम देते हैं।
इसको उर्दू में आप कह सकते हैं ज़ाती पसंदीदगी, यानी इसे आप यूँ एक्सप्लेन कर सकते हैं कि एक बायोलॉजिस्ट को जो ऑब्जर्वेशंस मौजूद हैं उनकी बुनियाद पर या उनके अलावा उन्हें खुद से एक बात दुरुस्त लगी जो उनकी नज़र में उस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन हो भी सकता है, जिसका ताल्लुक ऑब्जर्वेशंस के साथ नहीं भी हो सकता, तो वो जो उसने खुद अपनी मर्ज़ी और अपनी पसंदीदगी की बुनियाद पर एक नई स्टेटमेंट वो लेके आया, वो उसको भी हाइपोथेसिस बना सकता है। तो ज़ाती पसंदीदगी नापसंदीदगी भी बायोलॉजिस्ट के लिए एक बुनियाद बन जाती है। तीसरे नंबर पर हम यहाँ पे लिखते हैं जी रिलीजियस या फिलोसॉफिकल आइडियाज़, मजहबी ख़यालात। बाज़ लोगों का मज़हब की तरफ रुझान है बहुत ज़्यादा, तो वो अपने उस मजहबी रुझान, या बाद लोग होते हैं फ़िलासफ़र्स होते हैं, यानी कि वो मुख्तलिफ़ चीज़ों का फ़लसफ़ा बयान करते हैं। तो है तो ये भी नॉन साइंटिफिक, लेकिन बाज़ दफ़ा हमारे बायोलॉजिस्ट क्या करते हैं या हमारे जो साइंटिस्ट होते हैं, चाहे वो केमिस्ट्री के लिए काम कर रहे हैं, फ़िज़िक्स के लिए काम कर रहे हैं, बायोलॉजी के लिए काम कर रहे हैं, बाज़ दफ़ा वो अपने रिलीजियस जो एस्पेक्ट्स हैं उनको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या वो अपने जो फ़िलोसॉफ़िकल आइडियाज़ हैं उनको भी इस्तेमाल कर सकते हैं किसी हाइपोथेसिस को डिज़ाइन करने के लिए। इसे हम कह सकते हैं कंपैरिजन, या हम इसे कह सकते हैं एनालॉजी विद अदर प्रोसेसेस। अच्छा, आप लोगों को कंपैरिजन के वर्ड से तो समझ आ गया होगा कि दो चीज़ों के दरमियान में आप कर रहे हैं कंपैरिजन, उनमें सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस को जब आप देख रहे हैं तो ये कंपैरिजन में आ जाएगा। तो इसके बाद बताया गया कि कंपैरिजन के ज़रिए भी हाइपोथेसिस को डिज़ाइन किया जा सकता है, या एनालॉजी के ज़रिए भी। अब यहाँ पर बेसिकली जो टर्म है आप पहले दो तरह की पढ़ चुके हैं, एक आपने पढ़ा हुआ है होमोलॉजी, और दूसरी टर्म जो अभी आपके सामने पहले भी आपने पढ़ी हुई है एनालॉजी। ये असल में जो बायोलॉजिकल टर्म्स हैं इसमें आपने पहले पढ़ा कि होमोलॉजी से मुराद है, ये असल में लफ्ज़ लिया गया होमोलोगस ऑर्गन्स के लिए। जिस तरह से आपने पहले होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बारे में पढ़ा हुआ है, जो सिमिलर क्रोमोसोम्स हैं, और होमोलोगस ऑर्गन्स क्या होंगे, ऐसे ऑर्गन्स जो एनाटॉमी के एतबार से, स्ट्रक्चर के एतबार से सिमिलर हों। और ये असल में टर्म इस्तेमाल हुई थी एंसेस्ट्री के लिए, यानी आबाओ अजदाद के लिए, कि कहा यह जाता है कि जो डिफरेंट ऑर्गेनिज़म्स में ऐसे ऑर्गन्स हैं जो एनाटॉमी के एतबार से एक जैसे, मिसाल के तौर पे हम इंसानों के अंदर जो हमारे बाजू है, इसके अंदर हड्डियों का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो बुनियादी तरतीब है हड्डियों की, वो एक विंग ऑफ बैट, एक चमगादड़ के पर में भी बेसिक एनाटॉमी वही है, उसका हड्डियों का जो एक तरतीब है, स्ट्रक्चर है बेसिक, वहाँ पर भी यही है। इसी तरह जो वेल मछली है उसके जो फिन्स होते हैं, कहते हैं उसके अंदर भी हड्डियों की तरतीब यही है। इन तमाम स्ट्रक्चर्स को जो स्ट्रक्चर के एतबार से एक जैसे हैं, काम के एतबार से तो डिफरेंट हैं। हमारे बाजुओं का काम और है, बैट्स के विंग्स का काम और है, वेल के जो फ्लैप्स होते हैं उनका फंक्शन डिफरेंट है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर सारों का एक जैसा। तो इस तरह के ऑर्गन्स को हम नाम देते हैं होमोलोगस ऑर्गन्स। एनालोगस ऑर्गन्स थोड़ा डिफरेंट होता है, ये वो ऑर्गन्स हैं जो फंक्शन के एतबार से तो सेम है, लेकिन स्ट्रक्चर के एतबार से जो हैं वो डिफरेंट होते हैं। मिसाल के तौर पे विंग्स ऑफ बर्ड्स एंड विंग्स ऑफ फ्लाइज, मक्खियाँ हैं उनके पर भी उड़ने के लिए इस्तेमाल होते हैं, परिंदों के पर भी उड़ने के लिए इस्तेमाल होते हैं, फंक्शन तो एक जैसे हैं, लेकिन
आप देखें इनका जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है। एक मक्खी का पर और परिंदों के पर की स्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। ये इस बात की इलामत है कि मक्खियाँ और परिंदे, इनके एंसेस्टर्स एक जैसे नहीं हैं। जिन ऑर्गन्स में, बल्कि जिन जानदारों के ऑर्गन्स में एनालॉजी का प्रोसेस पाया जाए, उनके कॉमन एंसेस्टर्स नहीं होते। जिन जानदारों के ऑर्गन्स में होमोलॉजी का प्रोसेस पाया जाए, यानी उनके ऑर्गन्स के स्ट्रक्चर्स सिमिलर होते हैं, होमोलॉजी का अमल पाया जाए, उनके एंसेस्टर्स एक जैसे। बाज़ दफ़ा एक जो बायोलॉजिस्ट है वो हाइपोथेसिस को डिज़ाइन करने के दौरान कभी कभार इस तरह के जो प्रोसेसेस हैं उनको भी बुनियाद बनाएगा अपने हाइपोथेसिस को डिज़ाइन करने के लिए। अच्छा जी, इसके बाद जो पांचवा और आखिरी पॉइंट है, सम अदर वेज टू डिज़ाइन अ हाइपोथेसिस, उसमें जो आखिरी पॉइंट है वो हमारे पास क्या है, ये है डिस्कवरी ऑफ वन थिंग वाइल स्टडीइंग और लुकिंग फॉर सम अदर। एक छोटी सी एग्जाम्पल, उम्मीद है आप बात समझ आएंगे। आपने पहले पढ़ा होगा प्रीवियस क्लासेस के अंदर कि हमारे जो केमिस्ट थे, जो मुसलमान कीमियादान थे, हमारे केमिस्ट्री के जो स्पेशलिस्ट थे, साइंटिस्ट थे हमारे, वो एक लंबे अरसे से एफर्ट करते रहे कि किसी तरह जो अदर मेटल्स हैं उनको कन्वर्ट कर दिया जाए सोने में। आम सस्ती धातों को सोने जैसी महंगी धातों में बदलने की कोशिश की जाती रही हमारे पास्ट के अंदर। लेकिन आपने ये भी पढ़ा होगा उन्हीं बुक्स के अंदर कि हमारे जो केमिस्ट थे वो अपनी इस कोशिश में कामयाब तो नहीं हो पाए, लेकिन इन्हीं कोशिशों के दौरान वो बहुत सारे जो केमिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो टूल्स हैं, वो इसके दौरान उन्होंने बनाए, उनको डिस्कवर किया, उनको इन्वेंट किया, उनको नए सिरे से बनाया। तो एक्चुअली वो काम तो कर रहे थे किसी एक ख़ास मकसद के लिए जिसको हासिल वो नहीं कर पाए, लेकिन एक चीज़ की तलाश में बहुत सारी नई चीज़ें वो तलाश कर पाए। तो यही बात यहाँ पे डिस्कवरी ऑफ वन थिंग वाइल स्टडिंग और लुकिंग फॉर सम अदर, किसी और एक चीज़ को डिस्कवर किया जबकि काम वो किसी और के लिए कर रहे थे। ये कुछ ऐसे तरीके हैं हमारे पास जिनको कभी कभार हमारा बायोलॉजिस्ट इस्तेमाल करता है अपने हाइपोथेसिस को बनाने के लिए। लेकिन बुनियादी बात, हाइपोथेसिस को बनाने का बुनियादी तरीका कौन सा है, वो वही जो पहले हमने डिस्कस किया, ऑब्जर्वेशन, और वहाँ से बनाया जाए एक रेलेवेंट हाइपोथेसिस। दोस्तों, जब एक हाइपोथेसिस बन जाए, हाइपोथेसिस बेसिकली एक स्टेटमेंट है, वो मफरूज़ा है जो एक स्टेटमेंट की शक्ल में है। हमने इस मफरूज़े को अब दुरुस्त साबित करना है, तो उसके लिए हमें बायोलॉजिकल मेथड के नेक्स्ट स्टेप पर जाना होगा। और वो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास है कौन सा, इसे हम नाम देते हैं हाइपोथेसिस के बाद है डिडक्शंस। ये है जी हमारा नेक्स्ट स्टेप। डिडक्शंस क्या होती हैं, देखिए आसान अंदाज में समझाने के लिए एक छोटी सी मिसाल, कि जो आप पहले पढ़ चुके हैं ना हाइपोथेसिस, मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ। एक हाइपोथेसिस हमने पहले बनाया था कि प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया। ये आप लोगों ने पहले एक हाइपोथेसिस पढ़ा होगा। देखिए, जब आप हाइपोथेसिस को सही साबित करने की कोशिश करना चाहें तो उसके लिए हमें इस हाइपोथेसिस को टेस्टिंग में से गुजारना पड़ता है। टेस्टिंग मीन्स एक्सपेरिमेंटेशन में से गुजारना पड़ता है, तजर्बात में से गुजारना पड़ता है। लेकिन एक हाइपोथेसिस की स्टेटमेंट ऐसी होनी चाहिए जिसको देखकर आसानी से उस पर एक एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन किया जा सके। लेकिन कभी कभार हमारे साथ सूरत हाल ऐसी बन जाती है
कि हाइपोथेसिस की स्टेटमेंट इतनी वाज़ेह नहीं होती कि वहाँ से एक्सपेरिमेंट को डिज़ाइन किया जा सके। मिसाल के तौर पे ये स्टेटमेंट अगर आप देखें कि प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया, मलेरिया की वजह प्लाज्मोडियम है। अब ठीक है, हाइपोथेसिस तो है, लेकिन आप ये देखें क्या इस एक स्टेटमेंट से कोई एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन करना पॉसिबल है? देखने में तो लगता है कि पॉसिबल नहीं। अब अगर ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़ जाए कि जहाँ पे एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन करना मुश्किल नज़र आ रहा हो, तो वहाँ पर हमें डिडक्शन का सहारा लेना पड़ता है। डिडक्शन क्या है, ज़हन में रखिएगा, ये भी असल में एक स्टेटमेंट ही है जो हम इस हाइपोथेसिस से ड्राइव करते हैं, और इसमें भी हम इफ़ एंड देन का लॉजिक इस्तेमाल करते हैं, अगर और तो वाला लॉजिक इस्तेमाल करते हैं। और डिडक्शंस हमेशा बनाने के दौरान हाइपोथेसिस को कंसीडर किया जाएगा ट्रू। हम ये समझेंगे कि ये जो हाइपोथेसिस है, अगर इसको सच्चा मान लिया जाए तो क्या क्या चीज़ें पॉसिबल हैं, वो जो पॉसिबिलिटीज़ हैं उनमें से किसी एक पॉसिबिलिटी को लेकर हम डिज़ाइन करते हैं अपनी डिडक्शन। मिसाल के तौर पे इसके लिए जो डिडक्शन बनाई गई, इसमें इफ़ लिख के और प्लाज्मोडियम वाली बात को ट्रू माना गया कि इफ़ प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया। अब यहाँ तक बात को सच्चा माना गया। आगे देन के बाद जो बात ली गई वो डिडक्शन का सेकंड पार्ट है। क्या सेकंड इसका जो पार्ट है वो क्या, देन ऑल द पेशेंट्स इल विद मलेरिया should have प्लाज्मोडियम इन their blood। अब ये बात है तो आसान, हमने पहले कंसीडर किया कि हाइपोथेसिस ट्रू है कि वाकई अगर प्लाज्मोडियम ही मलेरिया की वजह हो तो क्या होगा। तो ये हो सकता है कि वो तमाम पेशेंट्स जो मलेरिया से मुतासिर हैं उनके ब्लड में प्लाज्मोडियम होना चाहिए। एक लॉजिकल कंसीक्वेंस है, एक मंतकी नतीजा है जो आपने हाइपोथेसिस को सही मानते हुए अपने दिमाग को इस्तेमाल किया, एक नतीजा निकाला कि अगर इस बात को सही मान लिया जाए तो क्या हो सकता है। तो अगर इस तरह की स्टेटमेंट बना ली जाए तो ये डिडक्शन कहलाएगी। अब ये वाली जो डिडक्शन हमने बना ली, ये डिडक्शन अब एक ऐसी स्टेटमेंट है जिस पर एक्सपेरिमेंट अब पॉसिबल है। किस तरह पॉसिबल है कि यहाँ पे हमें पता लग गया कि पेशेंट्स इन्वॉल्व हैं। अब आसानी से तजर्बा हो सकता है कि आप लोगों को इकट्ठा करें जो मलेरिया के मरीज़ हैं और जो नहीं हैं, आप उनके ब्लड सैंपल्स लें, उनका माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करें और देखें उसमें प्लाज्मोडियम है या नहीं है। तो इस तरह से अब आसानी से तजर्बा इस स्टेटमेंट पर पॉसिबल होगा। तो मकसद ये था कि जब हाइपोथेसिस डिज़ाइन कर लिया जाए तो उस पर फिर डिडक्शंस बनाई जाती है, और डिडक्शन बनाने का मकसद क्या है, ताकि एक्सपेरिमेंटेशन पॉसिबल हो। चलें इसके बाद देखते हैं, साथ ही जो नेक्स्ट हमारे पास स्टेप आएगा वो है एक्सपेरिमेंटेशन, यानी कि तजर्बा करना। ज़हन में रखिएगा, बायोलॉजिकल मेथड हो, केमिकल मेथड हो, फिजिकल मेथड हो, कभी भी एक्सपेरिमेंटेशन के बगैर पॉसिबल ही नहीं हो सकता कि हम किसी हाइपोथेसिस को फाइनली एक थ्योरी या लॉ का दर्जा हम दे सकते हों। एक्सपेरिमेंटेशन सबसे बुनियादी और सबसे अहम मरहला है किसी भी मेथडोलॉजी का, वो किसी भी साइंस से रेलेवेंट हो, केमिस्ट्री, फिजिक्स या बायोलॉजी वगैरह। अच्छा, एक बात जो एक्सपेरिमेंट करते हुए आपको गौर से देखनी पड़ेगी वो कौन सी, कि जब भी तजर्बा किया जाएगा तो तजर्बा करते हुए हमेशा दो ग्रुप्स डिज़ाइन किए जाएंगे। हमेशा दो ग्रुप बनाए जाते हैं। एक ग्रुप होता है जिसको हम नाम देंगे एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, और दूसरा है जिसको हम नाम देंगे कंट्रोल ग्रुप।
अब ये दो ग्रुप्स कौन से होंगे, ध्यान में रखिएगा कि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के अंदर वो ऑर्गेनिजम्स शामिल होंगे जिन पर एक्चुअल एक्सपेरिमेंट किया जाना हो, जिन पर जो असल तजर्बा जिस जानदार पे हमने करना है उन जानदारों का जो ग्रुप होगा वो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होगा। मिसाल के तौर पे अगर आप इसी डिडक्शन को देखें तो इसका जो देन के बाद वाला पार्ट है उसमें हम देख रहे हैं कि देन के बाद लिखा ऑल द पेशेंट्स इल विद मलेरिया, कि मलेरिया से मुतासरा तमाम मरीज उनके खून में प्लाज्मोडियम होना चाहिए। यानी यहाँ पर हम असल एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं मरीजों पर, यानी हमने पेशेंट्स का ब्लड लेना है और उसको एग्जामिन करना है कि उसमें प्लाज्मोडियम है या नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर मरीज हमारे लिए एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होंगे। हम क्या करेंगे, 100 पेशेंट अगर लें और उनका हम ब्लड सैंपल लेके उसे एग्जामिन करें तो ये ग्रुप ऑफ 100 पेशेंट्स इज एन एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। जबकि कंपैरिजन में ध्यान में रखिए कंट्रोल ग्रुप क्या होता है, ऐसे जानदारों का ग्रुप जिनको आपने इन जानदारों के साथ रखा हुआ है फॉर द सेक ऑफ कंपैरिजन, आपने मवाजना करने के मकसद की खातिर आपने इनको रखा। यानी यहाँ पर पेशेंट्स हैं तो आपने यहाँ पर 100 हेल्दी पर्सन्स अगर आपने ले लेने हैं, हेल्दी पर्सन्स अगर आपने लिए तो ये हेल्दी पर्सन्स का ग्रुप कंट्रोल ग्रुप होगा, जबकि मरीजों का जो ग्रुप है ये एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होगा। दोनों के ब्लड सैंपल्स को देखा जाएगा। अगर ऐसा हो कि इनके ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम मिले और इनमें ना मिले तो फिर हम कह सकते हैं कि हमारा डिडक्शन दुरुस्त साबित हुआ। ध्यान में रखिए अगर डिडक्शन सही साबित हो जाए एक एक्सपेरिमेंट की बुनियाद पर तो इससे असल जो तकवीयत मिलेगी, जो असल ताकत मिलेगी वो हाइपोथेसिस को मिलेगी। यानी हमारा हाइपोथेसिस अब तजर्बा की मदद से सही साबित हो गया, हमारा हाइपोथेसिस पहले से ज़्यादा मजबूत हो गया। तो दोस्तों जब ये वाले स्टेप्स हम कर चुके होंगे और हाइपोथेसिस को सही साबित कर चुके होंगे तो अब हम बढ़ेंगे अपने अगले स्टेप की तरफ। और हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो कौन सा, ये था थ्योरी। देखिए हमने कहा हमने हाइपोथेसिस बनाया और उसकी बुनियाद पर डिडक्शंस बनाई और हमने किया एक्सपेरिमेंट। हमारे एक्सपेरिमेंटेशन ने हमारे हाइपोथेसिस को सही साबित कर दिया। एक बात पहले तो ध्यान में रखिए कि बायोलॉजिकल मेथड के दौरान हाइपोथेसिस बनाने के बाद जो टेस्टिंग का अमल है, एक्सपेरिमेंटेशन का अमल है, तजर्बात बार बार करके हमारे हाइपोथेसिस को टेस्ट करने का जो अमल है वो रुकता नहीं है। चाहे हमारे एक्सपेरिमेंट्स दुरुस्त साबित होते जाएं, वो जितनी मर्तबा भी दुरुस्त साबित होंगे उनका उतना ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। वो फ़ायदा क्या मिलेगा, मरहलावार जो हमारे हाइपोथेसिस को तरक्कियाँ मिलेंगी वो उन टेस्टिंग की बेसिस पर मिलेंगी। वो किस किस तरह मरहलावार तरक्कियाँ मिली हैं वो आपसे मैं शेयर करता हूँ, लेकिन बुनियादी बात के टेस्टिंग का अमल बार बार दोहराया जाएगा, इसको रोका नहीं जाएगा। अब ज़रा देखिए, अगर हम कहें कि हमारे हाइपोथेसिस को पहले एक बार चेक किया गया तजर्बा करके और हाइपोथेसिस सही साबित हो गया, तो इसका यह मतलब होगा कि एक बायोलॉजिस्ट का अपने मफरूज़ा पर, अपने हाइपोथेसिस पर जो कॉन्फिडेंस है वो पहले से बेहतर हो गया। अब वो बायोलॉजिस्ट क्या करेगा, फौरन खुश होकर उसे थ्योरी का दर्जा नहीं दिया जाएगा, बल्कि जब एक हाइपोथेसिस एक बार दुरुस्त साबित हो जाए तो उस पर फर्दर एक्सपेरिमेंट्स किए जाएंगे, मजीद तजर्बात किए जाएंगे ताकि हाइपोथेसिस को फिर दोबारा सही साबित किया जाए। देखें ये जो अमल है
कि बार बार तजर्बा करने का अमल, इसको फाल्सिफिकेशन का नाम भी दिया जा सकता है कि आप उसे गलत साबित करने की कोशिश करते हो। आपने गलत साबित करने की खातिर तजर्बा किया, लेकिन वो तजर्बे से हाइपोथेसिस सही साबित हो गया। ये है फाल्सिफिकेशन का मरहला। आप टेस्टिंग का मरहला भी इसको कह सकते हैं। अच्छा, एक बार किया, हाइपोथेसिस पर कॉन्फिडेंस बढ़ा, फिर उसके ऊपर दोबारा तजर्बात किए, उससे वो भी हाइपोथेसिस को सही साबित करते हैं, कॉन्फिडेंस और ज़्यादा बढ़ा। इस किस्म का जो एक हाइपोथेसिस है जो बार बार के तजर्बात से दुरुस्त साबित हो रहा है, इस तरह के हाइपोथेसिस को हम टेक्निकली कहेंगे कि ये है वेल सपोर्टेड हाइपोथेसिस। वेल सपोर्टेड है, वेल सपोर्टेड। अब इसको बहुत मर्तबा दुरुस्तगी का तमगा मिल चुका है, बहुत मर्तबा ये दुरुस्त साबित हो चुका है हाइपोथेसिस। अच्छा जी, ये जो हाइपोथेसिस होगा, जो वेल सपोर्टेड होगा, ये इस काबिल होगा कि इससे फर्दर हाइपोथेसिस जनरेट किए जा सकें। ये है नेक्स्ट बात। एक हाइपोथेसिस सही साबित हो गया और वेल सपोर्टेड की कैटेगरी इख्तियार कर गया, तो अब इस हाइपोथेसिस से प्रिडिक्ट किए जाएंगे, बनाए जाएंगे कुछ नए हाइपोथेसिस, और उन नए बनाए जाने वाले हाइपोथेसिस को फिर दोबारा तजर्बात के मरहले से गुजारा जाएगा। इस पहले वाला था एक हाइपोथेसिस जो वेल सपोर्टेड था, इसको मज़ीद हाइपोथेसिस से गुजारा गया और ये फिर दोबारा करेक्ट साबित हो गया। वो जो मज़ीद आपने इसे हाइपोथेसिस बनाए, तजर्बात किए, उससे वो हाइपोथेसिस भी दुरुस्त साबित हो रहे हैं। तो उससे भी फ़ायदा किसको मिलेगा? इस बुनियादी हाइपोथेसिस को जो सबसे पहले आपने बनाया। अगले जितने भी हाइपोथेसिस आपके दुरुस्त साबित होते चले जाएं, उनसे पहले वाला हाइपोथेसिस उतना ज़्यादा मजबूत से मजबूत तर होता चला जाएगा। अब दिल में रखिए, जब आपने एक हाइपोथेसिस को पहले सही साबित किया और उसके बाद उससे मज़ीद नए बनाए हाइपोथेसिस और उनको फिर दोबारा सही साबित किया, तो इतने सारे जब टेस्टिंग के मराहिल से एक हाइपोथेसिस गुजर कर और हर दफ़ा सही साबित हो जाए, तो अब इसको हाइपोथेसिस को तरक्की दी जाएगी और इसको अगला लेवल दे दिया जाएगा, इसको अगला रैंक मिल जाएगा उस हाइपोथेसिस को, और वो है थ्योरी। इसको उर्दू में हम नज़रिया का नाम देते हैं, नज़रिया। अब ये उस साइंटिस्ट की थ्योरी कहलाएगी। थ्योरी, आपने बहुत सारी बात, लोग इसे थ्योरी भी बोलते हैं, वो भी एक प्रोनाउंसिएशन है, लेकिन हमारे यहाँ जो एशियन कंट्रीज़ में इसकी प्रोनाउंसिएशन है वो थ्योरीज ही बोली जाती है। तो जब एक थ्योरी बन जाए, एक थ्योरी, एक नज़रिया बन जाए, जो पहले हाइपोथेसिस था और अब ये थ्योरी बन चुकी है, तो अब हम क्या करेंगे? अब हम जो टेस्टिंग का अमल है ये अभी भी जारी रहेगा, गोज़ ऑन। मैंने कहा था कि कुछ भी हो जाए टेस्टिंग का अमल रुकता नहीं है, टिल द साइंटिफिक लॉ ना बन जाए तब तक टेस्टिंग का अमल जारी रहता है। देखिए, थ्योरी बन गई, थ्योरी के ऊपर टेस्टिंग का अमल जारी रहा और ये बाद में फिर दोबारा टेस्टिंग का अमल, बाद में फिर दोबारा तजर्बात से थ्योरी सही साबित हो रही है। अभी भी जो तजर्बात हो रहे हैं वो थ्योरी को सही साबित कर रहे हैं। तो फिर क्या होगा? अब ये एक ऐसी स्टेटमेंट बन चुकी है जो फर्दर हाइपोथेसिस को जन्म देगी। यानी ये ऐसा नज़रिया बन चुका है, हाइपोथेसिस एक थ्योरी की शक्ल इख्तियार कर गई कि इस थ्योरी से मज़ीद नए नए हाइपोथेसिस बना सकते हैं। जब ये बहुत सारे नए हाइपोथेसिस बन गए, इनको फिर दोबारा टेस्टिंग के मरहला से गुजारा गया और ये फिर दोबारा सही साबित हो गया। मतलब ये कि थ्योरी फिर दोबारा सही साबित हो रही है। ध्यान में रखिएगा, एक ऐसी थ्योरी जो मज़ीद नए हाइपोथेसिस को बना सके, इस तरह की थ्योरी को हम प्रोडक्टिव थ्योरी का नाम देते हैं। एक ऐसी थ्योरी जो नए हाइपोथेसिस को जन्म दे सके।
इस तरह की थ्योरी को क्या कहेंगे, हम प्रोडक्टिव थ्योरी का नाम देंगे, जिससे हाइपोथेसिस बनाए जाएं, उनको फिर मज़ीद ज़्यादा टेस्ट किया जाए। ध्यान में रखिएगा कि जो साइंटिस्ट होते हैं, बायोलॉजिस्ट होते हैं, ये एक साइंटिस्ट ने जो थ्योरी बनाई, उस थ्योरी को उसके जो हम असर यानी उसी दौर में पाए जाने वाले जो दूसरे साइंटिस्ट होते हैं, वो क्या करते हैं, वो इस पहले वाली थ्योरी को एक चैलेंज के तौर पे कबूल करते हैं। वो उनकी एक कोशिश होगी कि हम इस थ्योरी को एक चैलेंज के तौर पे कबूल करें और इसको गलत साबित करने की कोशिश करें। उन्होंने थ्योरी को लिया एक चैलेंज के तौर पे और इसको गलत साबित करने की कोशिश की। बेशुमार तजर्बात किए कि किसी तरह वो थ्योरी गलत साबित हो जाए। जब बार बार के तजर्बात जो दूसरे साइंसदानों ने उस थ्योरी को गलत साबित करने के लिए किए, वो तमाम साइंटिस्ट भी अगर नाकाम हो जाएं इसको गलत साबित करने के लिए, यानी एक चैलेंज के तौर पे कबूल किया और वो उस चैलेंज में कामयाब नहीं हो पाए, मतलब ये थ्योरी फिर दोबारा सही साबित हो जाए, तो अब इस थ्योरी का दर्जा फिर एक दर्जा और बढ़ा दिया जाएगा और इसको अब नया जो दर्जा दिया जाएगा वो होगा साइंटिफिक लॉ, यानी एक साइंसी कानून बन जाएगा, साइंटिफिक लॉ बन जाएगा। ध्यान में रखिए, साइंटिफिक लॉ क्या होता है, ये असल में होता है अफेक्ट ऑफ नेचर। ये हमारी फितरत का, हमारी कुदरत का एक फैक्ट है, एक हकीकत है। और दिन में रखिए कि इस तरह के जो एस्टैब्लिश्ड फैक्ट्स होते हैं, यानी इस तरह के जो कुदरत के हकाइक को डिस्कवर किया गया और उसे एक साइंटिफिक लॉ की शक्ल में पहचान लिया गया, इस तरह के फैक्ट्स कभी भी चेंज नहीं होते। ध्यान में रखिएगा, ये हमेशा के लिए कायम रहते हैं, क्योंकि ये असल में था तो कुदरत का कानून जो पहले साइंस को मालूम नहीं था, लेकिन साइंस ने पूरे प्रोसेस के जरिए उस कुदरत के कानून को अब तलाश कर लिया। तो ये फैक्ट ऑफ नेचर है जिसको अब हम साइंटिफिक लॉ की शक्ल में जानते हैं। अब इसकी साइंटिफिक लॉज हमारी बायोलॉजी में बहुत सारे बनाए गए, जिसकी एक मिसाल आप पहले पढ़ चुके हैं। जिस तरह आपने पहले पढ़ा हुआ है या आप पढ़ेंगे, हार्डी वेनबर्ग लॉ पढ़ेंगे, या इसके अलावा जो मेंडल्स लॉज, मेंडल के दो कवानीन आप पढ़ चुके हैं, मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये आप पहले पढ़ चुके हैं, ये आप पढ़ेंगे अभी सेकंड ईयर की बायोलॉजी में जाके। तो जब साइंटिफिक लॉ बन जाए एक हाइपोथेसिस, तो अब हमारा बायोलॉजिकल जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो चुका है और बायोलॉजिकल मेथड हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब आप अपनी बुक से एक बार इसे अच्छी तरह से पढ़िएगा और अगर कोई बात ना समझ आए तो क्वेश्चन ज़रूर कीजिएगा। उम्मीद है आप दोस्तों को समझ आई होगी। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।